क्राइम डायरी में आपका स्वागत है। वह चैनल जहां हम असली अपराधों के सबसे अंधेरे अध्यायों में गोता लगाते हैं। कहानियां जो झकझोर देती हैं, भूत की तरह पीछा करती हैं और आपके दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती हैं। मैं आपका होस्ट हूं और आज की कहानी ऐसी है जिसने शिकागो की गलियों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लैरी हूवर की सच्ची और डरावनी कहानी है। एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ, फिर एक भयानक गैंग लीडर, जेल में बैठा एक राजा और विवादास्पद शख्स बन गया, जिसका नाम अभी भी अमेरिका के आपराधिक जगत में गूंज रहा है। ये शक्ति, हिंसा और उस आदमी की कहानी है जिसे अमेरिकन डेमन कहा जाता था। लैरी हूवर का जन्म एक राक्षस के रूप में नहीं हुआ था। वह अमेरिकी इतिहास के सबसे हिंसक वातावरण में ढले गए थे। 1960 और 70 के दशक में शिकागो के दक्षिणी क्षेत्र के आवासीय परिसरों में, एक ऐसी जगह जहां गरीबी राज करती थी, गैंग्स शासन करती थीं और जीवित रहने का मतलब था जल्दी फैसला करना। और लैरी हूवर के लिए कोई वापसी नहीं थी। 30 नवंबर 1950 को जैक्सन, मिसिसिपी में जन्मे लैरी का पालन पोषण एक अकेली मां ने अत्यधिक गरीबी में किया। जब वह केवल 8 साल के थे, तब उनका परिवार शिकागो चला गया, सीधे रॉबर्ट टेलर होम्स में, शहर के सबसे खतरनाक सार्वजनिक आवास परिसरों में से एक में। वहां उसने दैनिक हिंसा, ड्रग्स का उपयोग और गैंग युद्ध देखा। 13 साल की उम्र में वह पहले से ही स्थानीय अपराधियों के लिए काम कर रहा था। 15 साल की उम्र में एक गलत डकैती के दौरान उसने अपनी पहली हत्या की। उसने स्कूल छोड़ दिया, ब्लैकस्टोन रेंजर्स में शामिल हो गया, शिकागो की सबसे शक्तिशाली गली की गैंग में, और जल्द ही खुद को निर्मम, बुद्धिमान और आकर्षक साबित कर दिया। 1960 के दशक के अंत में हूवर ने उस गैंग की स्थापना में मदद की जो अमेरिकी इतिहास में सबसे शक्तिशाली गैंग बन गई, गैंगस्टर डिसाइपल्स। इससे ज्यादा केवल एक गैंग थी, ये एक संगठित आपराधिक उद्यम था। वे पड़ोस को नियंत्रित करते थे, कठोर नियमों को लागू करते थे और देश भर में ड्रग्स तस्करी, उगाही और घोटालों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। अपने चरम पर गैंगस्टर डिसाइपल्स के पास देश भर में 30,000 से अधिक सदस्य थे और उसके शीर्ष पर बैठे थे लैरी हूवर, न केवल एक गैंग लीडर बल्कि एक खुद को घोषित अपराध का सीईओ। जैसे जैसे 1970 का दशक शुरू हुआ, वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती गई। गैंगस्टर डिसाइपल्स ने वाइस लॉर्ड्स, एल रोकन्स और ब्लैक पी स्टोन्स जैसी अन्य शक्तिशाली गैंग्स के साथ टकराव शुरू कर दिया। सड़कें युद्ध के मैदान बन गईं, लेकिन कुछ भी हूवर के भाग्य को उतना नहीं बदल सका जितना 1 दिसंबर 1974 को हुआ। 2 सफेद चेहरे वाले किशोर, कैरोल श्मल और रिचर्ड डेली, को गोली मार दी गई, जिसे प्रतिद्वंद्वी गैंग सदस्यों को निशाना बनाने के लिए ड्राइव बाय के रूप में माना गया। लैरी हूवर को गिरफ्तार किया गया और डबल मर्डर का आरोप लगाया गया। उसने अपने ऊपर के आरोपों को बेकसूर करार दिया, लेकिन सबूतों ने उसे घटनास्थल पर स्थापित कर दिया। 1973 में उसे जीवन भर की जेल की सजा सुनाई गई, जमानत अयोग्य, लेकिन यह उसे रोक नहीं सका। जेल के भीतर भी हूवर ने नियंत्रण नहीं खोया। अपनी कोठरी से उसने गैंगस्टर डिसाइपल्स का नेतृत्व जारी रखा, एक संरचित पदानुक्रम के माध्यम से। लेफ्टिनेंट्स, कप्तान और सैनिक जो केवल उसी के आदेशों का पालन करते थे। उसने तो गैंग के लिए एक संविधान भी लिखा, जिसमें नियम, दंड और वित्तीय प्रणाली का वर्णन था। उसने इसे वध प्रोग्राम नाम दिया। अपने जेल से नेतृत्व के तहत जीडीज ने अपने संचालन का विस्तार किया। 1980 के दशक में नशीली दवाओं के साथ पड़ोस को भर दिया, पैसों की धोखाधड़ी की और डर के माध्यम से वर्चस्व बनाए रखा। लेकिन फिर भी हूवर ने खुद को एक सामुदायिक नेता के रूप में फिर से बनाने की कोशिश की। उसने युवा कार्यक्रमों को वित्त प्रदान किया, गैंग्स के बीच शांति का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं और राजनेताओं का समर्थन प्राप्त किया। कुछ लोगों के लिए वह एक गलत फहमी में फंसा सुधारक था, दूसरों के लिए वह केवल बुराई था। 1995 में यूएस ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने हूवर को विशेष प्रबंधन स्तर 5 के तहत वर्गीकृत किया। सबसे उच्चतम सुरक्षा स्तर, जो सबसे खतरनाक कैदियों के लिए आरक्षित है। उसे एडीएक्स फ्लोरेंस में स्थानांतरित कर दिया गया, अमेरिका की सबसे कठिन जेल, जहां वह दशकों तक एकाकी कैद में रहा। लेकिन वहां भी उसके पीछे फुसफुसाहटें आती रहीं। गुप्त बैठकों, रिश्वतों
और सड़क परिचालन पर प्रभाव की अफवाहों ने उसकी कथा को जीवित रखा। कुछ लोगों को विश्वास था कि जीडीज अभी भी उसके शब्द का इंतजार कर रहे हैं। दूसरों का मानना था कि वह केवल एक भूत था, एक कथा जो उन लोगों द्वारा जीवित रखी गई थी जो उसके नाम का उपयोग करना चाहते थे। हाल के वर्षों में हूवर की सजा को कम करने की कोशिशें शुरू हुईं। कान्ये वेस्ट और चांस द रैपर जैसे सेलेब्स ने क्षमा याचिकाओं का समर्थन किया। कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि वह प्रणालीगत नस्लवाद का शिकार था और उसे मुक्त होकर मरने दिया जाना चाहिए। लेकिन पीड़ितों के परिवारों और पुलिस अधिकारियों ने किसी भी रिहाई का कड़ा विरोध किया। उसे जाने देना यह कहने जैसा है कि जीवित लोगों की पीड़ा का कोई महत्व नहीं है। कैरोल श्मल का भाई 2022 में बाइडेन प्रशासन ने उसके मामले की समीक्षा शुरू की। न्याय, मुक्ति और शक्ति की लागत पर बहस को फिर से जला दिया। 28 अगस्त 2024 को लैरी हूवर जेल में 73 साल की उम्र में मर गया। वह कभी आजाद नहीं हुआ। उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उसकी विरासत का नहीं। गैंगस्टर डिसाइपल्स आज भी मौजूद हैं, हालांकि टूटे और कमजोर हो चुके हैं। उसकी कहानी एक सावधानी की कहानी बनी रही। गरीबी, आघात और असंयत उद्देश्यों से कैसे राक्षस बनते हैं। कुछ लोग उसे प्रणाली का शिकार कहते हैं, दूसरे उसे अमेरिकन डेमन कहते हैं। आप क्या मानते हैं? लैरी हूवर केवल एक गैंग लीडर नहीं था, वह एक प्रतीक था, शक्ति, पीड़ा और टूटी हुई प्रणाली में उद्देश्य की कीमत का। उसका जीवन हमें याद दिलाता है कि कुछ राक्षस आग से पैदा होते हैं और एक बार जब वे उठ जाते हैं तो कभी नहीं गिरते। अगर आपको क्राइम डायरी की यह कड़ी पसंद आई तो भूल जाएं कि सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी की आवाज सुनिश्चित करें ताकि आपको कोई भी कहानी न छूटे। नीचे टिप्पणी छोड़ें। क्या आपको लगता है कि लैरी हूवर को दूसरा मौका मिलना चाहिए था, या वह वाकई अमेरिकन डेमन था? अगली बार तक सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें, क्योंकि याद रखें, अपराध को कभी क्षमा नहीं किया जाता।